नमस्कार दोस्तों। मझली दीदी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित एक उपन्यास है। आइए सुनते हैं मझली दीदी की कहानी। किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रही। सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी हैं, तुम वहाँ अच्छी तरह रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छे हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर वह अपनी बहन के घर राजघाट पहुँच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का कारण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मज़े में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक लाया था, उसे 2-4 कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब, मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बज्जात जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेजकर कुशल पूछ रही है। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे यह सब झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी, उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसलिए इतनी कड़ी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितनी दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियाँ तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर बाहर पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर ना रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी एक कोने में जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दारोगा का भी दिल पसीज जाता। फिर कादम्बिनी तो केवल एक औरत थी, इसलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर 2-4 बातें समझाई और आंखें पोंछता हुआ किशन वापस लौट आया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद मुखर्जी की धान और चावलों की आड़त थी। जब वह दोपहर 12 बजे लौटकर घर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नज़रों से देखते हुए पूछा, कौन है यह? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं, इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर तथा समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों ना होगा, पिता जो कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे, कलमुही ने सारी इसी के पेट में तो ठूंस दी है, देह है। शायद यह बताने की जरूरत न होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाकर रहा करती थी और नींबू बेचकर लड़के की स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है, तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। उसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में 1 जून के भी खाने को जुटा जाए तो यही बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी जो फैल जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरी मंजिल के एक कमरे की खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्निवर्षा की। यह मकान उसकी मझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए बैठा किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भेटी से थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टसवे बहाने की जरूरत नहीं, जाओ ताल में नहाओ, तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज़ में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर के हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी, उस पर कल दोपहर के बाद से उसने कुछ खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया था और अब दिन भी ढल गया था। इन कई
कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन को थोड़ा भात और दो। देती हूँ कहकर कादम्बिनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ। रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आड़त खाली ही हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बताए देती हूँ। मर्मभेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीन बढ़िया चावल मिला भी करता था या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि भरपेट भात खाने का अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नहीं झुकाना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 बार अधिक खा लेने पर भी वह अपनी माँ के खिलाने की साध को कभी पूरा नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ दिन पहले गड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 करछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों से चुपचाप बड़ी बड़ी बूंदें आंसुओं की निकलकर खाने में मिलने लगी। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन देख न ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ मूठ तसवे बहाने के अपराध में झिड़की खा चुका था और उस झिड़की ने इतने दारुण मात्र शोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाला 2 मंजिला मकान मझले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है तो उसकी स्थिति भी अच्छी, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हिमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती, इसलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जिठानी कलह करके अलग अलग हो गई थी। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए हैं और मिटा भी लिए गए, लेकिन मनमुटाव एक दिन के लिए कभी भी नहीं मिटा। इसका एकमात्र कारण जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोड़ नहीं लग सकता। लेकिन मझली बहू इतनी पक्की नहीं है। वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यही कारण है कि झगड़े का आरंभ मझली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है और फिर एक दिन धीरे से पास आ बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना करके जिठानी को अपने घर पकड़कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए हैं। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हिमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचैले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपनी रिश्तेदारी में नहीं जाता। उन दिनों दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत अवश्य थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचू गोपाल के 2 जोड़ी और उसके पिता के 2 जोड़ी कपड़ों को साफ करने की, और वह किशन वही कर रहा था। हिमांगिनी देखते ही समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न करके उसने पूछा, जी यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जिठानी को टाल मटोल करते देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का ही कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा, मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ किसना, अपनी मझली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम, कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना क्या होता है, यह भी नहीं सिखा के गई तेरी अभागिनी माँ। किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़कर बोली, अरे मर,
क्या पागल और बहरा है? किसे प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है तभी से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया है। उस फटकार से परेशान और हतबुद्धि सा होकर ज्यों ही उसने हेमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोड़ी छूकर आशीर्वाद देते हुए बोली, बस बस रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठी ही ना हो कि इस देश में कोई इस तरह भी उससे बात कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान तथा पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर ना दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मझली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूँ। हमारी गृहस्थी के घर। और ये कहकर उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुंह करके लड़की को जोर से पुकार कर बोली, उमा, सिब्बू को तो यहाँ भेज दे बेटी, जरा आकर जेठानी के और पाचू के मैले कपड़े ताल में धोकर लाए और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पाचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाएंगे। पाचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इनकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बिनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने एक वक्त का खर्चा भी बचा दिया था। कादम्बिनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं था, इसलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती है तो भी उसे सहन ही कर लेती है। तो दोस्तों, ये था मझली दीदी कहानी का पार्ट 1। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे क्या किशन हेमांगिनी के घर भोजन कर पाया, उसने भोजन में क्या क्या खाया, क्या कादम्बिनी को हेमांगिनी का यह व्यवहार पसंद आया। तो इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले।